क्या सोनम, आजकल तुम बहुत देर करने लगी हो सोने में, नवीन ने चिढ़ते हुए कहा। सोनम बोली, मैं फिल्म देख रही थी, लाइव शूटिंग। बगीचे में हीरो हीरोइन बैठे रोमांस कर रहे हैं। उम्र हमारी है, मज़े ये ले रहे हैं। हा हा हा। क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी बात कर रही हो? नवीन किसी पड़ोसी को समझकर हंसते हुए बोला। और कौन? तुम्हारे मम्मी पापा आजकल सींग कटाकर बछड़ों में शामिल हो रहे हैं। सोनम ने हंसी उड़ाते हुए कहा। आओ चुपचाप चलो मेरे साथ गैलरी में, दबे पाँव देखना। हद कर दी है। उम्र बचपन की, दिल बचपन का। सोनम बोली, अरे यार उनको छोड़ो, अपनी बात करो। वे दोनों तो सठिया गए हैं बुढ़ापे में, लैला मजनू बन रहे हैं, नवीन ने उखड़े स्वर में कहा। फिर ऑफिस बैग से एक बॉक्स निकाल कर पूछा, इस नेकलेस की डिज़ाइन कैसी लग रही है? लवली, सोनम अदा से बोली। नवीन ने उसके गले में पहनाकर हीरो राजकुमार के अंदाज में कहा, आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा। और धीरे से उसके गालों पर एक ज़ोरदार किस दे दिया। तब तक अशोक जी ने नवीन को फ़ोन लगाया। हूँ, बजने दो, सोनम मुंह बिचकाकर बोली। स्विच ऑफ कर दो। अब इन लोगों के पैर बिना गाड़ी नहीं चलते। जब से घर में रहने लगे हैं ना किट्टी हो पाती है इधर, और ना ही कोई आता है। कहीं आओ जाओ तो भी देर लगने का हिसाब दो। सोनम उसके और भी करीब बैठ गई और दीवार पर लगी शादी की तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। सोनम बोली, नवीन, कौन कहेगा कि हमारे दो बच्चे हैं? अब भी तुम पहले जैसे ही रोमांटिक हो। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, क्यों ना हो, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो। और नवीन ने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। सोनम प्यार से देखते हुए बोली, नवीन, यह नेकलेस काफ़ी महंगा लग रहा है। नवीन हंसते हुए बोला, होने दो, तुमने ये डिज़ाइन पसंद की थी तो लाता कैसे नहीं। लेकिन पापा जी ने कल घर के खर्च में सहयोग करने को कहा था, तो तुमने तनख्वाह ना मिलने का बहाना किया था। पर अब क्या कहोगे? अगर इस हार के बारे में पूछा तो? उसने उलझन में पड़ते हुए कहा। तो अब पापा रिटायर हैं, इतनी पेंशन है, कहाँ खर्च करेंगे इतनी रकम? यार हम लोगों पर ही खर्च होगी। जैसे पहले चल रहा था सब वैसे ही चलने दो। क्या चलने दूँ? जब से पापा रिटायर हुए हैं तब से मम्मी ने घर के काम में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। पहले मैं कितना घूम लेती थी, लेकिन अब तो रोज़ उनको साथ लेकर कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, वरना दिन भर बगीचे में झूले पर बैठे रहेंगे। चलो मूड मत ख़राब करो, सो जाओ। और जब अगले दिन उनकी आंख खुली तो कमरे के दरवाजे पर कोई तेज़ दस्तक दे रहा था। सुबह के 8:30 बजे हैं। अब तक तो पीहू के स्कूल का टाइम हो जाता है। सोनम ने बौखलाहट से कहा, अरे यार मम्मी पापा को सुख लेने दो दादा दादी बनने का। नवीन चिढ़कर बोला, मगर जब दस्तक बढ़ती गई तो नवीन को दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। सामने उसकी बेटी पीहू खड़ी थी। उसने चौंक कर पूछा, अरे पापा की जान, आज स्कूल नहीं गई? नो पापा, आज दादी के पैर में चोट लग गई है, दादू उनको दवा लगा रहे हैं गार्डन में, उन्हें गाड़ी की चाबी चाहिए। नवीन हड़बड़ाहट में चाबी देने बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पिता अशोक जी बगीचे में लगे हुए झूले पर बैठे हैं और अपनी पत्नी प्रभा के पैरों में दवा लगा रहे हैं। वे बड़ी अदा से कह रहे थे, आपके पाँव देखे, बहुत खूबसूरत हैं, ज़मीन पर मत रखिएगा। और वे शर्माई जा रही थी। उन दोनों को एक साथ बैठे देखकर नवीन थोड़ा कुढ़ते हुए बोला, पापा आज पीहू स्कूल क्यों नहीं गई? अशोक जी ने उत्तर दिया, क्योंकि वह तुम्हारी और बहू की जिम्मेदारी है। रात भर हम दोनों को कुशल ने सोने नहीं दिया, कल गाड़ी की चाबी भी नहीं दी, फ़ोन किया तो उठाया नहीं। बरखुरदार, अब तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। नवीन उल्टे पैर पटकते हुए अपने कमरे में गया और बोला, सोनम तुम सच कह रही थी, पापा मम्मी हद किए रहते हैं आजकल, चाय लाओ। सोनम रसोई घर में गई तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था। उसका मूड और ख़राब हो गया। वह अपने कमरे में लौट गई।
तभी सोनम की माँ का फ़ोन आ गया। वह बिफर कर बोली, क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। तब तक हाथों में चाय की केतली लिए हुए चाय पीने के लिए सोनम को पूछने आई प्रभा जी उसके कमरे की तरफ बढ़ी, पर उदास मन से रसोई में दाखिल हुई। उन्होंने सब सुन लिया था, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से 2 कप में चाय ले गईं और सोनम को भी उसी के कमरे में दे दी। उन्हें अशोक जी के लिए चाय ले जाते देखकर उनकी बहू सोनम के चेहरे पर फिर से व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर वह नज़रअंदाज कर सिर झुकाए निकल गई। पति के रिटायर होने के कुछ दिन से ही उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। अशोक जी की इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से अपने पेड़ पौधों के साथ बैठना, क्योंकि सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए ही जीने में निकल गई थी। उनका कहना था कि बच्चों को उनकी जिम्मेदारी उठाने दो, बस वाजिब सहयोग कीजिए। पांडे विला 2 मंजिला कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था। बड़ा खूबसूरत लगता था देखने में। उस पर वातावरण भी बेहद सुरम्य। 20 बाई 20 गज की कच्ची जगह भी थी उस घर में बाहर, जहाँ था प्रभा के सपनों का बगीचा। बेला के पौधे, हर सिंगार का घनेरा पेड़, अंगारों सा दहकता गुलहड़ का पेड़ और छोटा सा टैंक जिसमें कमल के फूल खिले रहते। जाड़े में तो रंग बिरंगे फूल, डेलिया, गुलाब, पैंसी और तमाम किचन गार्डन की सब्जियां 4 चांद लगा देती देखने वाले की आंखों में और सोई घर में भी। ताज़ा धनिया, पुदीना, ताज़ी मेथी की बहार रहती। हर मौसम में घर खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर रहता। उस पर वहाँ पड़ा हुआ झूला, जो भी वहाँ बैठ जाता तो उठने की इच्छा ही न होती उसकी। जाड़ों में वहीं तसले में आग जलती, भुने आलू शकरकंद के मज़े लिए जाते, तो बरसात में सुलगते कोयलों पर सिकते भुट्टे स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करवाते। अशोक जी ने वह जगह छुड़वाई तो प्रभा और अपने लिए कमरे के लिए थी, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जिम्मेदारी ने उन्हें उस जगह का इस्तेमाल ही न करने दिया। ऐसे में प्रभा ने अपने खाली समय और उस खाली जगह का इस्तेमाल इस बुद्धिमत्ता से किया कि वह कोना घर की जान बन गया। उनका पूरा खाली समय वहीं बीत जाता। वह उन्हें उस जगह उनका कमरा ना बन पाने का मलाल भी न था, पर प्रभा का अरमान था कि घर में झूला हो, तो अशोक जी ने उसे वहाँ ज़रूर लगवा दिया। पेड़ों से लगाव कुछ ऐसा हो गया कि फिर दोनों में से किसी की इच्छा उनके स्थान पर कमरा बनवाने की हुई ही नहीं। पर वह और अशोक कभी एक साथ उस जगह कम ही बैठ पाते। कभी प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद हम दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे, हर शिकायत दूर कर देंगे। फ़िलहाल तो हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर सब कुछ बलिदान हो गया। अब बेटा भी अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। वे बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिके ही नहीं। गांव से आकर शहर में बसेरा बनाना आसान ना था, लेकिन किसी तरह 400 गज की ज़मीन कर ली। सहधर्मिणी प्रभा भी सहयोगी महिला थी, तो मंजिल और आसान हो गई। अब दोनों पति पत्नी आराम के इन पलों को संजो लेना चाहते थे। उनके घर में ज़रूरी सब सुविधाएं भी थी। फिर भी बहू सोनम को न जाने क्यों वह कोना सबसे ज़्यादा खटकता था। अशोक जी जब से घर में रहने लगे थे, प्रभा जी को उनके काम करने पड़ जाते थे। सोनम को भी अब अपने हिस्से के बहुत सारे वो काम करने पड़ जाते थे जिन्हें प्रभा जी कर देती थी, क्योंकि कोई भी बंधन ना होने पर भी अशोक जी के घर में रहने से
उसे घर का काम बड़ा महसूस होता, क्योंकि बेटी बनने की आड़ में उसने अपनी बेटी और बेटे का काम भी सास पर डाल दिया था। दिन भर उसके साथ लगी रहने वाली प्रभा का अब थोड़ा समय अपने पति को देना उसे अखरने लगा था। अक्सर वह नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका ना छोड़ती। ऊपर से सुविधा भोगी आदत पड़ गई थी, तो उसे अशोक जी का उनकी ही कार ले जाना खटका करता। उसने उस कोने से छुटकारा पाने के लिए नवीन को बाहों के घेरे में लेते हुए एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें नवीन। वह कार तो लव बर्ड्स की ही हो गई है, टैक्सी महंगी पड़ती है। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वह गार्डन तुम्हारा, जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम थोड़े तीखे स्वर में बोली। तब तक दूर से आते हुए अशोक जी को देखकर उसने पैंतरा बदला, थोड़ा तमीज़ से बात करो। नवीन क्रोध से बोला ज़रूर, पर उसने भी अशोक जी से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन वह कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से ही है, फिर उसे रखेंगे कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। यह जो बगीचा है, यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इनकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक करेंगी? अब इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं। प्रभा तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़ कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ बैठे रहते हैं। कोई बच्चे तो हैं नहीं आप दोनों, और अब घर में सोनम भी है, छोटे बच्चे भी हैं, पर आप दोनों ने तो दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठे रहने के बजाय अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करेंगे तो वह ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि यह सब। कहकर वह दनदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी भी एहसास कर रहे थे प्रभा के साथ अपनी ज्यादती का। जब कभी पत्नी ने अपने मन की कही तो उन्होंने उन्हें ही सामंजस्य बिठाने की सीख दी, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर, रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था उनका, जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में नवीन और सोनम ने उस शाम आदत के अनुसार खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, पर प्रभा से ना खाना खाया गया और ना ही उन्हें नींद आई। नींद तो अशोक जी को भी नहीं आ रही थी, और वो प्रभा की मनोस्थिति को भी समझ रहे थे, किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े सिपाही जैसी, जिससे हर रिश्ता बस अपनी ही तवज्जो चाह रहा था। पर सोचते सोचते सुबह कुछ सोचकर उनके होठों पर मुस्कान तैर गई। अगले दिन जब सोकर वह उठे तो देखा प्रभा जी सो रही थी, पर बेचैनी चेहरे पर दिख रही थी। वह रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा ने रुआंसी आवाज़ में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोले। पर हद से ज़्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट यानी किराए के लिए का बोर्ड टंगा देख नवीन ने भौचक्के स्वर में अशोक जी से प्रश्न किया, पापा, माना कि घर बड़ा है, पर यह टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो अब वे इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांत लहजे में उत्तर दिया। हैरान परेशान नवीन बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग,
तुम्हें इस लायक बना दिया है। 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ, वरना मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अशोक जी एक एक शब्द चबाते हुए बोले। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। सारी उम्र तुम्हारी माँ की सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुज़ुर्ग तो कभी बच्चे, और अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वह मतलब नहीं था। नवीन सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? नवीन समझ गया कि उन दोनों की बातें उनके कानों में पड़ चुकी हैं। इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, ये पेड़ और इनके फूल सब तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं, तो उसका कोना मैं किसी को छीनने का अधिकार नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। नवीन का स्वर अब नरम हो चला था। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने ना जाने कितने कष्ट सह के, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है ना कि दांत। औलाद होने का हमसे लाभ उठाओ, पर तुम्हें माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? ज़िंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है। हम तुम्हें प्यार से रहते देख खुश होते हैं, तो तुम्हें हम क्यों खटकते हैं? तकलीफ़ मुझे बहू से ज़्यादा तुमसे हुई। तुम्हें भी मेरी तरह अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए, कहकर अशोक जी प्रभा के पास जाकर खड़े हो गए। अशोक जी के इस कठोर फैसले ने सोनम और नवीन दोनों के होश उड़ा दिए। वह मुंह लटकाकर अंदर गया और सोनम को पापा के फैसले से अवगत कराया। उनके इस फैसले से सोनम की नींद उड़ा दी। उसने सबसे पहले अपने मायके फ़ोन करके वस्तु स्थिति की जानकारी दी। सोनम रोते हुए बोली, हेलो मम्मी, पापा जी ने हमें घर खाली करने को कह दिया है। ऐसे कैसे? बेटा समझाओ बुझाओ, इतनी जल्दी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अपने घर का हाल तुम जानती तो हो। यहाँ तुम्हारी भाभी हमें ही परेशान किए हुए है, उसकी मम्मी ने कहा। उधर नवीन ने भी तनावग्रस्त होकर माथा पकड़ लिया था। सोनम बोली, नवीन, क्यों ना अपनी बुआ और चाचा को सब हाल बताकर उन्हें पापा को समझाने के लिए मनाओ ना। अभी तो अकाउंट भी खाली है, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? नवीन ने उसके इस सुझाव पर उसे गले लगा लिया। अगले ही दिन उसने छुट्टी लेकर अपनी बुआ और चाचा दोनों से मिलने का समय ले लिया। अरे नवीन, आज चाचा की याद कैसे आ गई? विवेक ने अनुभवी नज़रों से परखते हुए सवाल दाग दिया। सिर झुकाए हुए नवीन बोला, चाचा जी, पापा ने हमें घर खाली करने को कहा है। बताइए, अच्छा लगता है कि घर होते हुए अपना ही बेटा उसी शहर में किराए पर रहे? देखो बेटा, यह परिवार का मामला है। किराए पर रहने के लिए कहा है भैया ने तो सोच समझ कर ही कहा होगा, विवेक ने कहा। मैं भैया के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता और ना ही तुम्हें अपने घर में रहने को कह सकता हूँ। यहाँ भी सीमित जगह है। विवेक ने अपना पक्ष साफ कर दिया। अब नवीन का एकमात्र सहारा थी उसकी बुआ। उसने कहा, बुआ, पापा ने 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है, आप समझाओ ना उन्हें। वे तबाक से बोली, सही कह रहे हैं भैया, तुम और तुम्हारी पत्नी ने कौन सी कसर छोड़ दी थी जो हम तुम्हारी तरफ से उनसे बात करें? हमारे घर में भी तुम्हें रखने की जगह नहीं है। 2-4 दिन के लिए रहना अलग बात है और रोज़ के लिए रखना अलग। तुम अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? मैं मायके से रिश्ता क्यों बिगाड़ लूँ? नवीन ने अपने दोस्तों अमन और पवन से इस आकस्मिक मुसीबत से निपटने का रास्ता मांगा तो अमन भी घबरा कर बोला, यार, पैसा तेरे पास होता तो तू आराम से कहीं भी रह लेता। पवन यह भी बोला, फिर हमारे घर में जगह भी नहीं है और कहीं हमारे मम्मी पापा को अंकल के इस निर्णय के बारे में पता चला तो हम लोगों के साथ भी यही कहानी ना दोहरा दी जाए। भाई तू थोड़े दिन दूर ही रह। आजकल ये बुज़ुर्ग भी इमोशनल नहीं रहे, सब अपने लिए सोचने लगे हैं। फिर अच्छा भला रह रहा था तो क्या ज़रूरत थी तुम दोनों को अपने माँ बाप का अपमान करने की?
कोई हमने थोड़े कहा था ऐसा करने को। नवीन और सोनम को बच्चों के साथ मकान के लिए सुबह शाम भटकते भटकते लोगों के असली चेहरे और अपनी गलती सब समझ में आने लगी थी। शाम को घर जाकर वो उनके पैरों में गिरकर फपक कर रो पड़ा। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एक शर्त पर, उनकी धीर गंभीर आवाज़ गूंजी। आप अपने खर्च खुद उठाएंगे और किराया भी देंगे ताकि यह सनद रहे कि घर है किसका। सोनम की भी गज भर लंबी जुबान वास्तविकता झेलकर तालू से चिपक चुकी थी। उसे रिश्तों के लिहाज और सम्मान का अच्छा सबक मिल चुका था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।